नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी हिंदी पाठशाला में। साथियों, हिंदी अपनों की भाषा, सपनों की भाषा। पढ़ें, बोलें, सीखें और गर्व करें। हमारी जो श्रृंखला चल रही है रीतिकालीन कवियों के ऊपर, आप में उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बच्चन सिंह के दृष्टिकोण में रीतिकालीन कवि कैसे थे, उनके अनुसार रीतिकालीन कवियों का व्यक्तित्व कैसे था, उस पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। और इसके आगे एक मैं वीडियो बना चुकी हूँ, दूसरा है, ये दूसरी वीडियो है। और आइए देखते हैं। कल मैं बताई थी कि देव के बारे में इन्होंने देव को क्या-क्या कहा था। जैसे देव वस्तु मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं, देव वस्तुतः मादक सौंदर्य के कवि हैं, देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है, देव का महत्व आचार्य होने में नहीं बल्कि श्रेष्ठ कवि होने में है। तो ऐसे इन्होंने डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। और कुछ और 2 पॉइंट हैं। बद्ध रीति और मुक्त रीत कवियों में देव अकेले कवि हैं जिन्होंने निर्गुण भक्तों की अखरता के साथ जाति पात ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि देव जो है वो बद्ध रीत मतलब रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों कवियों में गिने जाते हैं। और दोनों कवियों में एक ऐसे अकेले कवि हैं जिन्होंने निर्गुण की अखरता के साथ ऊंच नीच भेदभाव का भी विरोध किया है। अर्थात जो निर्गुण काव्य धारा के जो संत कवि हैं, उन्होंने ऊंच नीच जाति पात छुआछूत का भेदभाव का विरोध किया था, उसी प्रकार देव ने भी किया है। उनका डॉक्टर बच्चन सिंह का कहने का मतलब यही है कि देव ने भी निर्गुण भक्तों की अखरता के साथ ऊंच नीच जाति पात और भेदभाव का विरोध किया है। दूसरा पॉइंट है, बद्ध रीति धारा के कवियों में देव सबसे अधिक प्रतिभाशाली और व्युत्पत्ति युक्त कवि थे। बद्ध रीति का मतलब है रीतिबद्ध धारा के कवियों में देव एक ऐसे कवि हैं जो व्युत्पत्ति युक्त कवि थे। अगला है प्रताप शाही के बारे में क्या कहते हैं बच्चन सिंह। प्रताप शाही रीति काल के अंतिम चरण के श्रेष्ठ रीति ग्रंथकार हैं। प्रताप शाह रीतिबद्ध काव्य धारा के एक कवि होते हैं। उनके बारे में इन्होंने लिखा है कि प्रताप शाह रीति काल के अंतिम चरण के श्रेष्ठ रीति ग्रंथकार हैं। और ग्वाल कवि के बारे में क्या कहते हैं। ग्वाल कवि भी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ग्वाल कवि रीति काल के अंतिम शास्त्र कवि हैं। अर्थात जो ग्वाल कवि होते हैं वो शास्त्र कवि भी है, आचार्य भी है और कवि भी है। उसमें उनमें तीनों गुण दिखाई देते हैं, आचार्य, शास्त्र और रीति। वो तो यहाँ पे है ग्वाल कवि रीति काल के अंतिम शास्त्र कवि हैं। ग्वाल कवि अनुकर्ता आचार्य भी थे और अनुकर्ता कवि भी। यहाँ पे अनुकर्ता कहने का मतलब है, बच्चन सिंह क्यों कहते हैं अनुकर्ता कवि, क्योंकि कहते हैं कि जैसे इनके काल तक या इनके ग्वाल के समय तक आते आते रीति ग्रंथकार कवि जो थे वो लगता है कि थक चुके थे। ऐसा बच्चन सिंह का कहना है कि जो रीति ग्रंथकार कवि थे वो ग्वाल के समय तक आते आते थक गए थे और वो एक दूसरे कवियों का अनुकरण करने लगे थे। इसीलिए इनको कहा गया है कि अनुकर्ता आचार्य भी थे और अनुकर्ता कवि भी, क्योंकि ग्वाल कवि जो थे वो आचार्य भी थे और कवि भी थे। इनको अनुकर्ता इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने कभी पद्माकर का अनुकरण किया है, कभी घनानंद का अनुकरण किया है, कभी बोधा का अनुकरण किया है। इसलिए इनको अनुकर्ता आचार्य, और जो पद्माकर है वो आचार्य कवि हैं और अनुकर्ता आचार्य अर्थात उन्होंने पद्माकर का अनुकरण किया, इसलिए उनको अनुकर्ता आचार्य कहा गया है। अनुकर्ता कवि क्यों कहा गया है, क्योंकि इन्होंने कभी बोधा का अनुकरण किया है, कभी घनानंद का अनुकरण किया है। इसलिए डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि ये अनुकर्ता आचार्य भी थे और अनुकर्ता कवि भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर इनको देखा जाए तो शुक्ल जी ने इनको बोलते हैं कि इनमें रीति की सना कितनी बहुत ज्यादा थी और इनके कविताओं को वो बाजारू कहा है। क्यों कहा है बाजारू, क्योंकि इन्होंने जैसे रीतिकाल के अन्य कवियों का अनुकरण करके उन्हीं की कविताओं को वो थोड़ा बहुत तो इधर उधर करके वो खुद लिख देते हैं और इसलिए उनको बाजारू कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कविताओं को बाजारू कहा है, जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि अनुकर्ता आचार्य भी थे और अनुकर्ता कवि भी थे। डॉक्टर बच्चन सिंह मतीराम के बारे में क्या लिखते हैं। मतीराम कवि के रूप में ही विख्यात है। मतीराम कवि के रूप में ही विख्यात है, अर्थात वो आचार्य नहीं कवि के रूप में ही जाने जाते हैं। पूरे रीतिकालीन कवियों में वो कवि के रूप में ही प्रसिद्ध है। मतीराम की कीर्ति का प्रकाश स्तंभ रसराज ही सिद्ध होता है।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोतीराम की जो पहली रचना है वो फूल मंजरी मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार वो रसराज को पहली रचना मानते हैं और रसराज को ही उनके प्रकाश स्तंभ की कीर्ति का आधार मानते हैं। दूसरा है जसवंत सिंह के जसवंत सिंह के बारे में बच्चन सिंह का क्या कहना है? जसवंत सिंह सिर्फ आचार्य थे, कवि नहीं थे। अर्थात जसवंत सिंह सिर्फ आचार्य थे, कवि नहीं। उनको कवि में नहीं गिना जाता है, वो आचार्य थे। जसवंत सिंह विद्या, बल और बुद्धि में अत्यंत संपन्न थे। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा में जसवंत सिंह अत्यंत क्या कहते हैं कि विद्या, बल और बुद्धि में अत्यंत संपन्न आचार्य थे। एक बार मैं फिर यहाँ पे दिखा देती हूँ, देव के बारे में मैं कल और भी बता चुकी थी। बद्ध रीति और मुक्त रीति कवियों में देव अकेले कवि हैं जिन्होंने निर्गुण भक्तों की अखंडता के साथ जाति पात ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। बच्चन सिंह के अनुसार बद्ध रीति धारा के कवियों में देव सबसे अधिक प्रतिभाशाली और व्युत्पत्ति युक्त कवि थे। प्रताप शाही के बारे में क्या कहते हैं? प्रताप शाह रीतिकाल के अंतिम चरण के श्रेष्ठ रीति ग्रंथकार हैं। ग्वाल कवि रीतिकाल के अंतिम शास्त्र कवि हैं। ग्वाल कवि अनुकर्ता आचार्य भी थे और अनुकर्ता कवि भी थे। मतीराम कवि के रूप में ही विख्यात है। मतीराम की कीर्ति का प्रकाश स्तंभ रसराज से सिद्ध होता है। मतीराम की पहली रचना रसराज को ही मानते हैं, जबकि इनकी पहली रचना फूल मंजरी है। जसवंत सिंह सिर्फ आचार्य थे, कवि नहीं। जसवंत सिंह विद्या, बल, बुद्धि में अत्यंत संपन्न थे। ऐसा किसका मानना है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। ये मैं जितने सारे पॉइंट यहाँ पे लिखवाई हूँ वो एक आलोचक है डॉक्टर बच्चन सिंह, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। उसी हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से ही मैं ये सब महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।